Welcome to our channel EJ Pharmacy. Here we will discuss about the subject that we study in a B Pharma first semester, that is human anatomy and physiology. Human anatomy and physiology, this subject basically gives a knowledge about the structure, how its behavior, how it could be changeable behavior from normal physiology to other physiology, how our body locomate from one position to other position, how our body could give a sensational behavior when there is some type of external stimulus against any type of stimulus which is an external effect through which our body could be easily preserve एंड बी सेफ। सो हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें नॉलेज देता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, अलग अलग उसकी फिजियोलॉजी का। सो ये जो हमारा जो ब्रांच है, हमारा ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हमारी फर्स्ट ईयर में इसे दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, HAP1 एंड HAP2। HAP1 में अक्सर हम लोग ये देखा करते हैं कि स्ट्रक्चर, कितने तरह के स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं, और कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कैसे हमारा ब्लड फ्लो करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। एक तो ये, दूसरी बात ये भी है कि हमें HAP1 से एक इम्पॉर्टेंट आइडियाज हमें मिलता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजी के अगेंस्ट किस तरीके का रेस्पॉन्स हो सकता है, उसकी बिहेवियर कैसे चेंज हो सकती है नॉर्मल बिहेवियर से, और हमारा एडवर्स बिहेवियर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। और हमारा जो HAP2 है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को फिजियोलॉजी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, और एक्सेट्रा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम दैट वी स्टडी इन HAP2। सो यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे भी लिखा कि हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये एक ऐसा टर्म है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को एक साथ कंक्लूड करके हमें एक ब्रीफ नॉलेज देता है कि आखिर हमारी बॉडी सिस्टम्स में किस स्ट्रक्चर में किस तरीके का बिहेवियर शो हो सकता है, और उसमें कैसे हम कोई सिस्टम को अगर हम इनटेक कर रहे हैं, जैसा हम लोग फार्मेसी ब्रांच है, इसमें अक्सर हर अलग अलग एक्सपेरिमेंट की सबसे कॉमन चीज़ होती है कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी कोई भी तरह का ड्रग को इनटेक कर रहा है तो उसमें नॉर्मल बिहेवियर से कैसे चेंजेज आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी deals with the normal functioning of the human body, knowledge about the parts of the human body system which is responsible for the various body activity and their performance. So ultimately human anatomy and physiology को हम कैसे define कर सकते हैं कि ये एक ऐसा branch है, this is a branch of pharmacy which deals with the human body functioning, उसका कैसे कैसे फंक्शन हो सकता है, उसके एनाटॉमिकल पार्ट जो कि रेस्पॉन्सिबल है पूरे बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करके रखने के लिए, और साथ ही साथ हर उस तरीके की फिजियोलॉजी जो हमें अलग अलग एक्सटर्नल स्टिमुलस से बचाएगी, और साथ ही साथ हमारे बॉडी को उस स्टिमुलस के या तो इन्वॉल्व करने को रेस्पॉन्स देगी या उसे इनहिबिट करने का रेस्पॉन्स करेगी। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बहुत से इंपॉर्टेंस है जिसके थ्रू हम लोग इस ब्रांच को अलग अलग वे से समझ सकते हैं। जैसे कि इस ब्रांच से, इस सब्जेक्ट से हमें किस तरह का नॉलेज होगा कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि आखिर कौन से स्ट्रक्चर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा फंक्शन रेस्पॉन्सिबल है, किस तरीके का सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ किस तरीके से हम लोग अपने बॉडी को एडवर्स सिचुएशन से बचा सकते हैं, दैट वी स्टडी इन अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। यहाँ पे बोथ टर्म्स इसलिए यूज हुआ कि कुछ होम्योस्टैटिक में क्या होता है कि एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है और एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। इस फीडबैक सिस्टम से हमारी बॉडी या तो स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करती है या स्टिमुलस को और बढ़ाकर उसमें इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करती है। सो अल्टीमेटली हमारी ये जो टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें
सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली वे इस चीज को समझने का यही है कि होम्योस्टैटिक बिहेवियर आखिर है क्या। हमारी बॉडी या तो एक्टिविटी के अगेंस्ट है या एक्टिविटी के साथ है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसा मैंने कहा कि कौन से ड्रग पे कौन सी एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जा सकता है, इस चीज को कैसे समझेंगे। तो अगर हम केमिकली किसी चीज को बिहेवियर को समझते हैं तो अल्टीमेटली हम उसके रेस्पॉन्सेस को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे और यही रेस्पॉन्स हमें बॉडी के थ्रू मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी न सिर्फ बायोलॉजिकल वे से ही चल रही थी बल्कि केमिकल बिहेवियर भी रेस्पॉन्सिबल था उसमें अलग अलग चेंजेस करने के लिए। साथ ही साथ कि आखिर अगर हमारा जो स्टिमुलस है काफ़ी ऐसा है जिसे हमें बचाना है तो फिजिकली भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर देती है। तो यानी कि इस ब्रांच में न सिर्फ हम लोग सिर्फ वन वे प्रोसेस कर सकते हैं बल्कि इसे केमिकली भी इसे देख सकते हैं कि आखिर कैसे फिजियोलॉजी में चेंजेस आ रहे और फिजिकली भी हमें कैसे हमें किसी सिचुएशन से बचा जा सकता है। ये स्टेटमेंट मैंने कहा कि दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ फार्मेसी। अगर हमें ये नॉलेज ना रहे कि हमारी बॉडी सिस्टम्स में आखिर क्या है जिसे हम गर्म को पहचान कर उसे हम वापस खींच रहे हैं, तो हमें शायद कभी गर्म एहसास ही ना हो, कभी हमें ठंड एहसास ही ना हो। तो इसका नॉलेज भी हमें इस HAP के थ्रू मिलता है। साथ ही साथ कि जैसे हम लोग इंटरमीडिएट लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस टॉपिक के कि आखिर हमारे बॉडी में कितने बॉडी पार्ट्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी हैं, क्या उसके फंक्शनिंग है। तो इसे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं और फंक्शन बॉडी सिस्टम में किस किस तरीके का फंक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो अगर हमें इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास एक इंडिविजुअल है। सपोज हम मानते हैं कि ये एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें कि ये 2 लेग्स हैं आपके और 2 हैंड्स हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चल ही गया कि कौन से स्ट्रक्चर, सपोज यहाँ पे हमारा एक एक हम बात करें कि एक ह्यूमन ब्रेन है, यहाँ पे हमारी आई है, यहाँ पर हमारे ईयर है यहाँ पे। तो क्या हुआ, एक अल्टीमेटली एक ह्यूमन बॉडी में हम मानते हैं कि यहाँ पे हार्ट है हमारा, मानते हैं यहाँ पे हमारे फिंगर्स हैं, यहाँ पे मानते हैं कि हमारा लेग के फिंगर्स हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि ह्यूमरस है। एनी टाइम बहुत से हमारे बॉडी सिस्टम्स के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चल गया। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक मैंने मैप क्रिएटेड हो गया कि जिसके थ्रू हम लोग कोई भी बॉडी पार्ट्स में अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है हम वहाँ पे जाके उसे सही कर सकते हैं, वहाँ पर हम किसी भी तरीके का मेडिकेशन करके उसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट मैंने कहा कि मैप it provides the map and the tools for the study for the of the functions of the organ in the body। so ultimately हम लोग इसके थ्रू समझ सकते हैं। अब क्या हुआ कि राइट, अब ये ह्यूमन एनाटॉमिक बिहेवियर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर हम लोग किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन करें तो ये बात सही है कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो शायद हम किसी चीज़ को आराम से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हमारी ह्यूमन एनाटॉमिक फिजियोलॉजी हमें पूरी बॉडी के हर अलग अलग सिस्टम्स को डिटरमाइन करती है और साथ ही साथ उसमें किस तरीके की बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं उसमें के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता ही है। सो देर आर वाइड, इसलिए मैंने कहा था कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वाइड इंपॉर्टेंस है। ये कोई पर्टिकुलर एरिया तक ही नहीं बल्कि इसकी अलग अलग बिहेवियर से अलग अलग एक्टिविटी का हमेशा नॉवल डिस्कवरी का एक फॉर मोस्ट मॉडल अभी हमारे फार्मेसी में ये ब्रांच के रूप में आया है। और इस ब्रांच में HAP जब एडवांस होता है तो इसे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं फार्माकोलॉजी, जो हम लोग सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में इसकी हम लोग स्टडी करते हैं कि आखिर कौन सी मेडिसिन कहाँ तक यूज हो सकती है और किस बॉडी पार्ट्स में हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ऑल्सो वी से लेट्स इंटर इन द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड इट्स बिहेवियरल चेंजेस। सो पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले
हम लोग के पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका नॉलेज हमें इजीली होनी चाहिए, जिससे हम किसी बॉडी को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें बहुत इजीली बेसिस से समझने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज हमें ये कहना है कि एक आर्टिफिशियल लेग हमें क्रिएट करना है। तो आर्टिफिशियल लेग क्रिएट करने से पहले हमें क्या होनी चाहिए, हमारे पास ह्यूमरस होनी चाहिए, हमारे पास टिबिया होनी चाहिए, फिब्युला होनी चाहिए, पैटेला होनी चाहिए, एक मेटाटार्सल होनी चाहिए, टार्सल होनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसके फैलेंजेज होनी चाहिए। राइट, इतनी टर्म्स हमें होनी चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने बस, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था कि सपोज हमें किसी बॉडी सिस्टम्स को समझना है तो पहले हम बात करें कि आखिर वो बॉडी सिस्टम खड़ा कैसे है, क्या उसका बॉडी पोस्चर है, हमारा उसका सोर्स क्या है, दैट वी स्टडी अ बोन, कि आखिर बॉडी में बोन, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल है कि हमें अगर कोई लेग बनाना है, तो अगर हमें कोई आर्टिफिशियल लेग बनाना है तो हमारे पास इतनी ऑर्गन्स होनी चाहिए, ह्यूमरस होनी चाहिए, पेटेला होनी चाहिए, इन दोनों को ज्वाइंट्स करने वाले ये पार्ट्स होनी चाहिए, टिबिया होनी चाहिए, फिब्यूला होनी चाहिए, मेटाटार्सल, टार्सल एंड फैलेंजेस होनी चाहिए। तो क्या हो कि जब तक एनाटॉमिकली नहीं होगा तब तक हम शायद पूरे बॉडी सिस्टम को नहीं डिटरमाइन करते। यही एक टर्म्स है, इसी चीज को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी मीन्स कि द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एज अ होल, as also the study of its individual parts and their relation to one another। अगर टिबिया फिबुला है तो आखिर ये किस तरीके से अटैच है। तो अब क्या हुआ, अब सपोज ठीक है एनाटॉमिकली स्टडी मैंने कर लिया, अब बात होती है कि अब इसे किस रीजन में रखना। सही बात है कि मैंने एक असेंबल तो कर लिया, अब इसे एक पार्टिकुलर रीजन होनी चाहिए कहाँ पर इसे लेग का। अब ये चीज हमें जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, जैसा मैंने लास्टली कहा था कि एक रोल मॉडल, एक मैप क्रिएट हो जाए कि हाँ लेग हमारा बिलो रहेगा तो ब्रेन हमारा बिल्कुल टॉप पे रहेगा। तो क्या हुआ, एक रीजन हुआ। अब इसकी स्टडी को अगर सपोज मुझे लेग भी बनाना था तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक लेग का पोस्चर डाल के और बॉडी के जस्ट नीचे वाले पार्ट्स में इसे ऐड कर दूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने एक रीजन दिया कि अब उस बॉडी पार्ट्स को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते, मैंने रीजन दिया। तो उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, मीन्स कि द स्टडी ऑफ द पार्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट आर असाइंड टू अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी। यही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि रीजनल एनाटॉमी इट इज द स्टडी of the interrelationship of all of the structures in a specific body region such as the abdomen। जैसा एक फॉर एग्जांपल के लिए एब्डोमेन का बात करते हैं। अब क्या हुआ, ठीक है मैंने एक पूरी बॉडी को असाइन कर दिया, यहाँ पे भी एक लेग बना दिया और यहाँ पे भी मैंने 2 हैंड दे दिया और यहाँ पे हेड डाल दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अवतार 2 हाथ है, 2 पैर है, एक बॉडी है, ऊपर ब्रेन है और इसकी स्टडी है, ये मुझे देख रहा है और मैं इसे देख रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैंने एक क्रॉसली दिया कि हाँ ये एक ह्यूमन बॉडी कहला सकता है। इसी चीज को कहा जाता है ग्रॉस एनाटॉमी, यानी कि होल स्टडी दैट वी सी बाय अ नेकेड आई। नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। तो इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट आर विजिबल टू द नेकेड आई, स्ट्रक्चर सच एज मसल, बोन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, स्किन कैन बी एग्जामिन्ड। तो यही तो है ग्रॉस एनाटॉमी। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, ठीक है ग्रॉस एनाटॉमी से हमें एक पूरी बॉडी पता चल गया। अब अल्टीमेटली कि आखिर जब ये पोस्चरल खड़ा होगा तो एक पर्टिकुलर क्या हुआ, मैंने एक एनाटॉमी देखा, एक लेग को बनाया, एक पर्टिकुलर रीजन में उसे असाइन किया, मैंने उसके थ्रू एक पूरी बॉडी सिस्टम को बनाया। तो अल्टीमेटली एक सरफेस क्रिएट हुआ जिसके थ्रू हम लोग बॉडी को बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ ये एक सरफेस है जहाँ पे हाथ है, ये एक हमारा सरफेस है जहाँ पे लेग है। इसी चीज को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि इट इज द सरफेस एनाटॉमी is the study of the external anatomical features without dissection। बिना काटे पीटे हम लोग उस चीज को देख रहे हैं, यहाँ ये हमारा लेग है तो ये हमारा
हाथ है। तो नाउ अब क्या हुआ, हमारी पूरी बॉडी सिस्टम्स क्रिएट हो गए। हम लोगों ने रीजनल देख लिया, ग्रॉस देख लिया, सरफेस देख लिया। अब इसकी बात है कि अब ये फंक्शंस कैसे करेंगे। फंक्शन यानी कि लेग का फंक्शन हमें पता है कि चलने के लिए होता है, या जंप करने के लिए हो, या किसी भी तरह का मोशन के लिए हुआ। हैंड का हुआ या तो ग्रिपिंग करने के लिए हो। तो क्या है, दीज आर द फिजियोलॉजी। अगर हम इसके और अगर अलग पार्ट में देखें तो ग्लैंड्स की बातें हुई। क्या हुई कि उसकी सिक्रेटरी नेचर है, तभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसके चेंजेज आएंगे, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेज आएंगे। तो क्या हो, दीज आर ऑल द any type of system that creates a change in a physiological behavior। यही जो है कि आखिर किसकी फंक्शंस किस तरीके की होगी, that we study in a physiology। It is concerned with the way in which various organ functions and how they are integrated to product coordinated action of the whole body। जैसा मैंने कहा था कि एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन बिहेवियर के वे से फिजियोलॉजी को डिटरमाइन किया जा सकता है। सो ये एक ऐसे टर्म्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, हमारे पास पूरी बॉडी सिस्टम्स क्रिएट होगी। अब इसमें कैसे कैसे किस किस पोस्चर्स को हम लोग एनाटॉमिकली देखें, ताकि इसमें कोई भी चेंजेज आए या कोई भी बिहेवियर में चेंजेज आए तो उसे बड़ी आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द एनाटॉमिकल टर्म्स कि आखिर हम लोग की जो बॉडी है। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने एक पूरी बॉडी को फिजियोलॉजिकली एक्सटर्नली तो देख लिया, अब इंटरनली हम इसमें क्या क्या ऐसे टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहला टर्म्स है कि आखिर जैसा मैंने कहा था कि पोजीशन, सबसे पहली बात होती है पोजीशन। ये स्टेटमेंट क्या, बहुत से ऐसे टर्म्स, देयर आर सम ऑफ द टर्म यूज्ड फॉर द एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट इसमें सबसे पहला टर्म्स है एनाटॉमिकल पोजीशन। ये हमें ये बताता है कि हमारा जो बॉडी का जो पोजीशन है वो कैसा होगा। जैसा मैंने कहा था कि हर का एक डिस्टिंक्ट रीजन है। ये चीज यहाँ पे है कि दिस इज द अपराइट पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म्स एट द साइड विद द palm ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड एंड द फीट टुगेदर। जैसा मैंने कहा कि जैसा मैंने पहले एक बॉडी को बनाया था, इसे मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पर कि सपोज ये माने कि एक बॉडी है, ये बॉडी हुआ, इसके दो हैंड्स हुए और यहाँ पे दो लेग्स हुए। क्या हुआ, ये एक पोस्चर डिटरमाइन किया कि हाँ हमारी जो बॉडी है वो सही दिशा में सही तरीके से फेसिंग करती हुई एक जगह खड़ी है। वही चीज यहाँ पे हेड फेसिंग फॉरवर्ड, द आर्म्स एट द साइड विद द palm ऑफ द हैंड्स एंड द फीट टुगेदर। अब ये बात होती है कि ठीक है, ये जो हमारी बॉडी है, जैसा मैंने अक्सर देखा कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी में कि जिसे अगर हम काटे तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ देखा है मीडियन प्लेन। when the body in the anatomical position is divided longitudinally into two equal parts, it is divided in the two planes, in the two median plane। any structure जो मिड लाइन से, सपोज अगर हम ये बात करें कि ये हमारा मिड लाइन है किसी बॉडी का जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर कोई भी बॉडी पार्ट जो मीडियल लाइन के तरफ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मीडियल। जो इससे अवे जाएगा, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे लेटरल, कॉल्ड एज द लेटरल। अब ये बात होती है कि आखिर जो बोन्स की पोजीशन होगी वो कैसी होंगी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल के थ्रू इसे समझते हैं। दीज टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग बोन्स ऑफ द लिम्ब, जैसे प्रॉक्सिमल एंड नियरेस्ट टू द एंड पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब। जैसे कि ये बोन, ये सपोज ह्यूमरस था तो बोन के तहत हमारा जो भी लिम्ब है, ठीक है, उसका अटैचमेंट ज्वाइंट के तरफ कितना, अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब डिस्टल एंड, वो अपने ज्वाइंट से कितनी दूरी पर है। उसी तरीके से अब हम बात करें कि अगर सीधा सीधी है एंटीरियर जो बाहर से दिखाई दे रहा है, तो इट इंडिकेट दैट द पार्ट being described is nearer to the front of the body। अगर यही पीछे हो, बैक पोर्शन हो, तो उसे हम लोग पोस्टीरियर और डोर्सल कहते हैं। इट इंडिकेट दैट द पार्ट being described is nearer to the back of the body, यानी कि पोस्टीरियर हमारा बैक हुआ और एंटीरियर हमारा फ्रंट हुआ। अब इसमें बात, जैसा मैं अक्सर कह रहा था कि हमारा दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक कि अगर हमारा हेड पोजीशन के तरफ कोई बॉडी होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, तो उसे हम लोग सुपीरियर कहेंगे, इट इंडिकेट्स अ स्ट्रक्चर नियरर टू द हेड।
अगर वो नीचे की तरफ हो यानी कि अवे फ्रॉम द हेड होगा तो इट इंडिकेट्स अ स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द हेड। सो ये एक ऐसे कॉमन टर्म्स है जो कि एक एचएपी को पढ़ने से पहले डिटरमाइन होना चाहिए कि हमें किस पार्ट को इंटीरियर कहें यानी कि फ्रंट फेस किसको कहेंगे और बैक फेस किसको कहेंगे पोस्टीरियर। अब इस चीज को ऐसे देखते हैं कि अब देखिए जो मोस्ट कंफ्यूजन टर्म्स यही है हमारे पास कि ठीक है कोई लिम्ब से अगर अटैच है तो प्रॉक्सिमल हो गया, अगर लिम्ब से थोड़ा दूर है तो वो हो गया डिस्टल। एंटीरियर ये हो गया कि अगर हम सपोज माने कि ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, चीज को मानते हैं तो जो हमारा फ्रंट फेस है जो हमें फ्रंट फेस है उसे हम लोग तो एंटीरियर कहेंगे और जो हमारा बैकवर्ड फेस है उसे हम लोग पोस्टीरियर कहेंगे। और सुपीरियर इंटीरियर तो इजिली इजिली अंडरस्टैंडेबल है कि अगर हेड के तरफ कोई बॉडी डिटरमाइन है या हेड के तरफ जा रहा है तो सुपीरियर है, अगर अवे फ्रॉम द हेड है तो इंफीरियर है। सो यही एक ऐसे टर्म्स हैं जो कि एचएपी में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले टर्म्स हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट कि जो हमारा बॉडी सिस्टम बना, जैसा मैंने कहा कि एक ढांचा तो मैंने क्रिएट कर दी, अब इसके इंटरनली जाते हैं कि हमें पता है कि हमारा बॉडी सिस्टम है जिसमें टू हैंड्स होंगे और टू लेग्स होंगे, ठीक है, एक हमारा हेड होगा जो ऊपर होगा और लेग हमारा नीचे होगा। इस चीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, यही चीज रिस्पॉन्सिबल है, यही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी बॉडी सिस्टम्स को बहुत इजीली डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि हमारे ये एक अगर हम मानते हैं कि एक एनिमल सेल है, ये हम लोग अपना सेल ही है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सेल आएगा, राइट, सबसे पहले सेल होगा। अब सेल का जब क्लस्टर होगा तब बनेगा क्या, टिश्यू बनेगा। अब इस टिश्यू का क्या होगा, जब एक पार्टिकल, अब देखिए अब इसमें सबसे कॉमनली यूज ये बात है कि सेल के पास अलग अलग नॉलेज था, ठीक है, सेल के पास अलग अलग नॉलेज था, अलग अलग फंक्शंस थे, ठीक है, बट एक पार्टिकुलर जो टिश्यू होगा उसकी एक ही फंक्शन, मोस्ट प्रोबेबली फंक्शन। अगर हम बात करें कि इस रेड लिंक, जैसे मैंने कहा कि जो रेड लिंक मैंने रेड इंक का यूज किया वो क्या था कि एक लाल कलर का एक कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम है, या हम बात करें कि उसमें, या हम बात करते चलिए ऑर्गन सिस्टम का मैंने टर्म यूज किया, यानी ऑर्गन सिस्टम में यानी ये होगा कि जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो एक पार्टिकुलर डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही तरह के सेल है। इस बाउंड में अलग अलग तरह के सेल्स भी रहेंगे। सपोज बात करें कि इसमें कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, ये अपना एक अलग क्लस्टर बनाएंगे। तो क्या हुआ कि सेल तो थे दोनों टाइप के, रेड और येलो दोनों तरह के थे, बट एक स्पेसिफाइड टिश्यू होगा जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। और अगर हम इसी चीज को अगर हम बढ़ावा दें तो हमें ये पता चले कि जो मैंने रेड टिश्यू का बनाया था वो रेड एक पर्टिकुलर फंक्शनलाइज हो गया। सपोज हम इसे इसे इंसुलिन ही बनाना था, सपोज मान लेते हैं कि एक पेनक्रियाज ही था, ठीक है, उस पेनक्रियाज में क्या था कि हमें इंसुलिन तो बनाना था। अब इंसुलिन बनाने के लिए हर वो ऑर्गन्स, हर वो सेल रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके थ्रू इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, तो उसे हम लोग देखेंगे कि टिश्यू बना, फिर एक टिश्यू से ऑर्गन बना, एक पूरा पेनक्रियाज हुआ। अब इस पेनक्रियाज का एक बॉडी में एक फंक्शन डिटरमाइंड हुआ कि हाँ ये पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है। तो क्या हुआ कि फंक्शनलाइज हुआ, सेल बना, उसके बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, फिर एक ये पूरी बॉडी सिस्टम का पार्ट बना जिसका एक ऑर्गन सिस्टम नाम दिया। और यही फिजियोलॉजी, यही एक कॉमन फिजियोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी आज जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब इन्हीं सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशनल वे है इनका। सो अब इनको हम बात करें, इसे हम लोग अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो अब हम बात करते हैं कि आखिर अब इनका स्कोप क्या है, राइट, हम लोग इतनी इतनी स्टडी कर रहे हैं तो इसकी कहीं ना कहीं तो उसकी एप्लीकेशन है, कुछ तक कुछ इसके स्कोप हैं हमारे फार्मेसी ब्रांच में ही नहीं बल्कि अलग अलग एलीट ब्रांचेज में भी हो। सो वी स्टडी इन द एप्लीकेशन, द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एचईपी, दीज आर। अब इसे हम लोग, जैसे मैंने कहा कि ड्रग को डिटरमाइन करने का, एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बायोकेमिकल प्रोसेस इन द सेल, the use of the drugs in the treatment of diseases, study of property। अब जैसा मैंने पहले ही स्लाइड में कहा था कि ड्रग्स का यूज करना,
हम लोग इंडिविजुअल पे ही डिटरमाइन करते हैं कि आखिर इस ड्रग के केमिकल बिहेवियर क्या होगी। मेडिसिन डिटरमाइन करना पॉइजन का, द ही quantitative descriptions and predictions of the fate of a drug। यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुआ कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड प्रिडिक्शन ऑफ द फेट ऑफ द ड्रग का अल्टीमेटली यही इंपॉर्टेंस है कि कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी ड्रग को एग्जीबिट करता है तो तभी उसके बारे में प्रिडिक्ट होता है कि डिस्क्रिप्शंस होते हैं, प्रिडिक्शंस होते हैं कि आखिर ड्रग। उस चीज़ को कैसे हम लोग देखते हैं, उस चीज़ को हम लोग फार्माकोविजिलेंस, एक डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी का, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ड्रग एक्टिविटी को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Thank you so much.